नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज की कहानी का शीर्षक है 5 मीटर आंचल। कमरे से आती खुलखुल की आवाज़ ने मानो सीना चीर के ही रख दिया था उसका। खांस खांस के कम्मो अम्मा सालू को बुला रही थी। करमजली, जरा आके मेरे बर्तन तो उठा ले। आज ये नई बात नहीं थी कि सालू को करमजली के नाम से पुकारा जा रहा था। उस नाम को सुनते वो अपना नाम शालिनी भूल चुकी थी, जिसे उसके माँ बाप ने प्यार से दिया था। जैसा नाम था वैसा ही उसका व्यवहार था। चुपचाप रहना, शालीनता से अपनी जिम्मेदारियां निभाना। कहने को सालू बहू थी, पर नौकरानी से ज़्यादा इज्जत नहीं थी इस घर में उसकी। 7 बरस पहले सालू इस घर में कम्मो की बहू बनकर आई थी। सालू कम्मो की एकमात्र बहू थी। कम्मो ने रघु को 4 पुत्रियों के जन्म के बाद पाया था। काफ़ी मन्नतों के बाद रघु पैदा हुआ। बड़ी बहनों का चहेता था रघु, और तो और अम्मा ने भी उसे सिर पर चढ़ा रखा था। सो पढ़ाई में कोई ज़्यादा ध्यान नहीं था। राशि ठाठ अभी कम्मो के छूटे नहीं थे। राजा महाराजाओं के समय में कम्मो के पति कुंवर राजमहल के राजपुरोहित हुआ करते थे। राजाओं का जमाना अब लग चुका है। कम्मो जब ब्याह के आई थी तब ठीक ठाक हालत थे। खान पान रहन सहन काफ़ी नवाबों वाला था। धीरे धीरे सब खत्म हुआ, नाम के ठाठ रह गए। एक के बाद एक 4 बच्चे हो गए। 4 लड़कियां हो गई बेटे के इंतजार में। 5वां बच्चा रघु था। खजाना कब तक नवाबी शौक करते पूरे करते खाली होते जा रहा था। अंदर से खाली, पर बाहर से कम्मों का रुआब अभी भी जमींदारों वाला था। इसी खाली खजाने के गम से कुंवर राज ने दम तोड़ दिया। अब घर की सारी जिम्मेदारी कम्मों की हो गई, लेकिन उस पर कोई ज़्यादा असर नहीं दिखता था। वहीं शाम को मुंह में बीरा दबाकर आंगन में पीपल के चबूतरे पर पालती मारो चौपाल लगती। सारे गांव की खबर लेना, किसकी किससे लड़ाई हुई, किसके घर कौन आया, किसका घर में क्या हाल है, ये सब मानो कम्मों को जानना जरूरी था। रो के पूछती और हंस के गाने वालों में से थी वो। अपने फटे का पता नहीं, पर दूसरे के फटे में जरूर टांग अड़ाने में आनंद आता था। माँ को देख बेटियां भी इसी तरह की हरकतें करती। बातों बातों में फंसाकर कम्मों ने अपनी 4 बेटियां किसी न किसी के पल्ले बांध दी। बाहरी चमक देखकर लोग मूर्ख बन जाते और कम्मों की बातों में आ जाते और रिश्ता जोड़ लेती थी। अब बारी रघु की आई। बच्चों की अधूरी परवरिश के कारण पढ़ाई लिखाई तो कोसों दूर थी। अब राशि तमगे के कारण रिश्ते आ रहे थे जिन्हें कम्मो इनकार कर रही थी। उसे तलाश थी ऐसे घर की जो उसकी खोई पूंजी वापस कर से लाकर भर दे। ईश्वर सब देखता है। पास के गांव के जमींदार के घर से रघु के लिए रिश्ता आया। बहुत अमीर थे, अकेली लड़की थी सालू। बस कम्मो को हर हाल में उसे बहू बनाना था। लोगों से जोर लगवाकर कम्मो ने रिश्ता पक्का करवा लिया। खूब धूमधाम से शादी हुई। गहने कपड़े न जाने क्या क्या शादी में मिला। एक चीज़, संस्कार, जिसकी कमी कम्मो के घर में थी। सालू के रूप में वो गलती से आ गई, जिसकी कम्मो को कोई ज़रूरत नहीं थी। कुछ दिन तो सब अच्छा रहा, फिर कम्मो की मांग बढ़ती गई। मायके जाती तो सालू को अपने मायके से लाने वाले सामान की लंबी लिस्ट मिलती लाने के लिए, जो उसे अच्छा नहीं लगता था। इस बार जब वो गई तो कुछ नहीं लाई, बस अपनी माँ की एक जरी की साड़ी जो सालू की नानी ने उसकी माँ को दी थी। उस साड़ी का महत्व केवल उसका परिवार ही जानता था। इतने गरीब घर में आकर कभी उसने अपनी असलियत अपने माँ बाप को न बताई, लेकिन अब वहाँ से कुछ न लाने की सोच कर वो 5 मीटर आंचल लाई, जो हर परिवार की मर्यादा होती है अगर समझो तो। अब कम्मो का व्यापार भी बदल गया। वो सालू को करमजली कहने लगी, जैसे उसने ही सारा घर खाया हो। दहेज की रकम से अच्छा चल रहा था, पर सालू ने अब घर से कुछ न लाने की ठान ली। घर के हालात देख रघु अपने दोस्त की दुकान पर बैठने लगा। जो थोड़ा मिलता उसी से सालू घर चलाती। सालू घर के काम में लगी रहती। इसी बीच सालू पेट से हो गई, लेकिन कम्मो वही गाली गलौज चौपाल पर बहू की चुगलियों से बाज नहीं आती थी। दूसरों के साथ अपनी घर की भली बुरी भी तो देती थी। बहू पर बिल्कुल ध्यान नहीं था, बस खुद जवान सी बनी ठनी रहती।
थोड़े समय बाद सालू ने नन्ही परी को जन्म दिया। कम्मो ने अंदर से ही चिल्लाकर दाई से पूछा, क्या जना है करमजली ने? लक्ष्मी आई है अम्मा, दाई की अंदर से आवाज़ आई। कम्मो ने तुरंत कहा, अरे नागिन आई है डसने। एक क्या कम थी, घर खाने दूसरी भी आ गई। सालू के धैर्य की मिसाल शायद थी ही नहीं। वो सदा की तरह चुप रही और अपना काम करती रही। बस रघु ही था जो उसे सांत्वना देता रहता था। परिस्थिति और कम खुराक ने सालू को बिस्तर पर ला दिया। सीने में दूध बन ही नहीं पा रहा था तो बच्ची भूखी ही सो जाती। कम्मों की खुराक में भी कमी नहीं आ रही थी। उसकी आवाज़ और चौपाल वैसी ही थी जैसी सालू की शादी के समय। ऐसा नहीं था कि सालू की ज़ुबान नहीं थी, लेकिन चुप थी तो केवल अपने संस्कारों से। घर में काम की व्यस्तता से कभी वह अपनी माँ से मिलने न जा पाई। जब कभी याद आती तो माँ का दिया 5 मीटर आंचल बाहों से भरकर सिसक लेती थी। कम्मो सालू की माँ से बिल्कुल विपरीत थी। जरा जरा से बात पर चिल्लाना, गाली गलौज करना कम्मो के लिए आम बात थी। दूसरों का ख्याल रखने में सालू अपनी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे पाती थी। दिनों दिन कमज़ोर और बीमार रहने लगी। कम्मो कुछ कम पड़ती तो उसकी चारों बेटियां बिन बुलाए कई कई दिनों को मायके पर रही रहती और माँ की जली कटी बातों में सहयोग की जिम्मेदारी बखूबी निभाती। सालू अब और स्थिर होती जा रही थी। काम का कुछ सहारा नहीं, बस काम बढ़ाने सारी बेटियां चली आती थी। संस्कार नाम के नहीं थे जो कम्मो बेटियों को देती, सिखाए तो बस ताने और गाली देना। देखते देखते बेटी लक्ष्मी भी सालू के आंचल में 5 साल की हो गई। काश एक संस्कारी आंचल सालू की माँ की भी तरह कम्मो के पास भी होती, जिसे वह अपनी बेटियों को विदा करते वक्त देती, जिसे बेटियां सालू की तरह मर्यादा में रहकर सहेजती। रघु की व्यस्तता घर की अशांति को नहीं देख पाई। शांत स्वभाव की सालू भी घर की खातिर उसे कुछ नहीं बताती थी। रघु सोचता था कि सब कुछ ठीक चल रहा है और इसलिए सब बहनों और माँ की मनमानी चल रही थी। सालू को हमेशा कम्मो यही ताने देती थी कि मेरे 5 बच्चे हैं, मैंने इन्हें नाजों से पाला है, इनको वैसे ही रखना जैसे मैंने इन्हें रखा है, इन्हें बिल्कुल कष्ट नहीं देना और मुंह से एक शब्द भी न निकालना। रघु चाहकर भी कम्मो के खिलाफ कुछ नहीं बोल पाता। जब सालू बहुत घुटती तो कमरे में जाकर रो लेती थी। अपनी ज़िंदगी से समझौता, ख्वाहिशों का कत्ल उसे मजबूर कर रहा था। उसने खुद को जिम्मेदारियों की भेंट चढ़ा दिया था। वो कहीं से भी बहू सी नज़र नहीं आती थी, नौकरानी की तरह रहती थी। बेटी लक्ष्मी भी काफ़ी समझदार शांत थी। कम्मो के पास जाने से डरती थी क्योंकि शब्दों को समझ ही नहीं पाती थी। दादी से नागिन नाम सुनकर सहम जाती थी और फिर खेल में व्यस्त हो जाती थी। रघु दुकान से देर रात लौटता और खाना खाते ही सो जाता। सालू देर रात तक घर के काम काज करके सोने चली जाती। तब तक रघु गहरी नींद में होता। बहुत सोचती थी कि कभी फुर्सत से वो दिल की बात रघु से करे, लेकिन उसे सोता देख उसको उठाने की हिम्मत वो नहीं कर पाती थी। वो भी थक हार के सो जाती और रघु के उठने से पहले ही उठ के चाय पानी में लग जाती। शादी के 7 साल घर में लगे कब गुजर गए पता ही नहीं चला और इस भागदौड़ में रघु सालू अपनी ज़िंदगी जीने की शुरुआत भी न कर सके। सालू की कमजोरी बीमारी में तब्दील हो चुकी थी। समय और पैसे के अभाव ने उसे सैया पकड़ने को मजबूर कर दिया। उस दिन सुबह से ही सालू को बेचैनी हो रही थी। उसकी उठने की क्षमता खत्म हो रही थी। आज पहली बार उसने रघु को घर पर रुकने को कहा। उसे अपने पास बैठाया और उसकी गोद में सिर रखकर मानो उसे जिंदगी मिल गई। आज तक कभी इतने करीब से वे रघु से नहीं मिली थी जितना आज। दिल की बात करने का वक्त शायद उस पर बचा ही नहीं था। फिर भी लड़खड़ाई जुबान से बोली, आप अपनी माँ को मेरी माँ का वो 5 मीटर आंचल जो उसने विदा के वक्त मुझे दिया था दे देना और बता देना कि इसे मेरी बेटी लक्ष्मी को इस घर से विदा होने पर ओढ़ा दे और वो इस आंचल की इज्जत बनाए रखे। हर माँ शायद इसलिए अपनी बेटी को एक साड़ी देती है कि वो न भूले कि माँ के वचन और मर्यादा। हम उसका मतलब अभी तक समझ न सके।
ये वस्त्र जो मायके से मिलते हैं वो संस्कारों को मर्यादित रखने के लिए होते हैं, दोनों घरों की इज्जत को ढांपने के लिए ही होते हैं। और शायद भाई भाभी भी इस बात को याद दिलाने को हर त्यौहार पर साड़ी देकर इस परंपरा को निभाते हैं। आज दिल की बात कहकर सालू सुकून महसूस कर रही थी, लेकिन ये बात काफ़ी देर से कह पाई। इस बात को कहने की हिम्मत जरा जल्दी आती तो आज रघु को सालू को न खोना पड़ता। इस कदर भी संस्कारों को नहीं ओढ़ना चाहिए था तुम्हें। आज रघु ने ऊंची आवाज़ में बात की। किसके लिए तुम निभा रही थी? जरा मेरा भी सोचा होता कि अब मैं क्या निभाऊंगा तुम्हें खोकर। तुम रुको, मैं डॉक्टर लाता हूँ। नहीं, सालू ने कहा और रघु को बाहों में जकड़ लिया। बस इसी बीच एक लंबी सांस खींचकर सालू ने सिर लुढ़का दिया और हमेशा के लिए शांत हो गई। रघु की आंखों में सन्नाटा और खामोशी थी। वो अब भी कुछ बोल ना पाया। सदा की तरह रघु में जैसी मानो काटो तो खून नहीं, वो सन्ने रह गया। आंखों से कुछ दिख नहीं रहा था। आंसुओं की धारा रघु के कोपलों पर टपक रही थी। वो भागकर माँ के कमरे में गया और बोला, माँ, सालू नहीं रही। माँ से जो उत्तर मिला उससे रघु अचंभित रह गया। सदा की तरह कर्कश आवाज़ में बोली, कोई बात नहीं और अच्छी आ जाएगी, सब्र रख। बस इस नागिन को भी निकाल दे, जिस दिन से आई है जीना हराम कर रखा है। रघु ने जहर का घूंट पिया और उल्टे पांव अपनी सालू के पास आ गया। उम्मीद नहीं थी कि इतनी बेरहम भी माँ होती है। आज रघु को सालू की सहनशीलता पर फक्र हो रहा था। कितने जल्लादों के बीच वे जी रही थी। एक वो सालू की माँ थी और एक ये मेरी माँ है। इतना फ़र्क क्यों है? माँ तो दोनों थी। इस पहेली को कोई भी नहीं सुलझा सकता। आज रघु को मलाल था कि वो किस माँ की कोख से पैदा हुआ। बिल्कुल भी मुँह नहीं। जिसने दिन रात केवल इस घर को दिया, उसके प्रति इतनी निष्ठुर। पत्थर दिल भी किसी गैर की मौत पर अफसोस तो करता है, पर ये क्या? उसने सोचा। वाकई सालू सही कह गई कि कम्मों के 5 मीटर आंचल में किसी के लिए भी छांव नहीं थी, और सालू ने अपनी माँ के आंचल में सभी को समेट रखा। सबको समेटते समेटते आज वह खुद ही सिमट गई। भारी कदमों से रघु सालू की विदाई करने लगा। रघु ने सालू की माँ की वो संस्कारी साड़ी निकालकर सालू को उठा के ही अंतिम विदाई का निर्णय लिया और फिर लक्ष्मी को लेकर बिना सोचे समझे कभी ख़त्म न होने वाले सफ़र पर निकल गया, जहाँ ऐसे बेरहम लोगों का साया भी उसकी लक्ष्मी पर ना पड़े। आशा करती हूँ कि आज की ये छोटी सी कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि अगली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।